इस एक्टिविटी में है क्या? इस एक्टिविटी में जादू है, इस एक्टिविटी में मैजिक है। जैसा जादूगर लोग करते हैं, जादूगर लोग आपके सामने ना साइंस की ही चीजें लेकर आते हैं, लेकिन आपको तब पता नहीं होता, इसलिए आपको लगता है जादू है। अब इस मैजिक को ना आप भी कर सकते हो। कैसे करोगे इस मैजिक को, चलो देखते हैं डिटेल में। ओके, सो वी आर हियर एक्टिविटी नंबर 16.10। इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है, गेट ए स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। आपको करना क्या है, कार्डबोर्ड जानते हो क्या होता है, दफ्ती जिसे हम कहते हैं, जो हमारी नोटबुक्स की या जो बुक्स की कवर पेज होता है ना, आप उसको ले लो। उसकी साइज 6, 7 या 8 सेंटीमीटर ऐसे ही हो कुछ, ठीक है। आपको करना क्या है, इस कार्डबोर्ड में आपको 2 होल बना देना है। जैसे देखो, एक होल यहां पर है और एक होल यहां पर मैंने बना दिया। अब क्या करना है, थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स। अब जो आपने होल किया है, उस होल में से एक रस्सी इधर से डाल के इधर से निकाल लो। ये एक ही थ्रेड है, ठीक है, पीछे से डाल के ये यहां से निकाल लो। अब क्या करना है आपको, आपको पता है कि किसी भी कार्डबोर्ड में या कोई भी पेपर हो, उसमें 2 साइड्स होते हैं। तो आपको एक साइड में केज, पिंजड़े का पिक्चर चिपका देना है और दूसरी साइड पर कोई बर्ड, कोई पक्षी का इमेज चिपका देना है। जैसे देखो यहां पर किया गया है, एक साइड इसने बर्ड चिपकाया है और एक साइड इसने केज को चिपकाया है। ये है एक ही पेपर, लेकिन 2 साइड होते हैं ना, तो एक साइड में पिंजड़े को चिपका दो और दूसरे साइड पर किसी बर्ड को चिपका दो। अब आपको करना क्या है, ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्विर्ल रैपिडली। अब देखो, इस धागे को जब तुम गोल 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 घुमाओगे ना, तुम देखोगे कि ये जो कार्डबोर्ड है ये भी तेजी से घूमेगा। और जब ये कार्डबोर्ड घूमेगा ना, तो तुम्हें वहां पर कुछ जादू दिखेगा। क्या दिखेगा, बिल्कुल ऐसा दिखेगा। आपको लगेगा ये जो पक्षी है, ये जो बर्ड है, वो केज के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद है ना जादू यार। चलो, अब इस एक्टिविटी से हमने सीखा क्या है वो देख लेते हैं। इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो मूवीज हम देखते हैं ना, बाहुबली, दबंग, दबंग 1, ये सारी मूवीज जो हम देखते हैं ना, क्या है ये मूवीज, ये मूवीज एक्चुअल में नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, बहुत सारे पिक्चर्स को एक ऐसे व्यवस्थित तरीके से सीक्वेंस में लगा दिया जाता है। जैसे ये देखो, ये पिक्चर देख पा रहे हो आप, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पिक्चर्स हैं, ये एक सीक्वेंस में लगाए गए हैं। और जब यही पिक्चर्स हमारी आंखों के सामने से 1 सेकेंड में 24 बार हमारी आंखों के सामने से गुजरेंगे ना, तो हमें लगेगा कि पिक्चर में छपी हुई जो चीज है वो मूव कर रही है। अभी आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया है कि अगर कोई भी चीज 1 सेकेंड में आपके आंखों के सामने से 16 बार आए और जाए ना, तो आपको लगेगा कि वो चीज चल रही है। आपके आंखों को लगेगा कि वो चीज चल रही है। ये हमारे आंखों की ही प्रॉपर्टी है। तो जो मूवीज हम देखते हैं ना, मूवीज में क्या होता है, बहुत सारे पिक्चर्स को एक सीक्वेंस में लगा देते हैं और हमारी आंखों के सामने से उन पिक्चर्स को 24 बार 1 सेकंड में ले आते हैं और ले जाते हैं, जिससे हमें लगता है कि भैया वीडियो चल रहा है, वो देखो सलमान खान ने मारा, वो देखो सलमान खान ने ये किया, वो किया। तो हमें कैसे दिखता है, एक्चुअल में इसका मेन फंडा क्या है, यही है, अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। बहुत सारे पिक्चर्स को एक सीक्वेंस में लगा के रख दिया जाता है, ताकि हमारे आंखों के सामने से ये पिक्चर्स 1 सेकंड में 24 बार क्रॉस हो जाएं, गुजर जाएं। तो समझ में आया ये फंडा, बहुत ही आसान था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला, देखते हैं क्या है। नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विथ आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। अब ऊपर वाले ने हमारी आंखों के साथ हमें आईलिड्स भी दिया है, पलकें भी दी हैं। अब ये इन आईलिड्स का काम क्या होता है, आईलिड्स प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। अगर आपकी आंखों में कोई डस्ट पार्टिकल्स या धूल अंदर जाना चाहता है ना, तो आपकी ये जो आईलिड्स होती हैं, जो पलकें होती हैं, वो उस डस्ट पार्टिकल को रोक देती हैं। अब आप ही देखो, जहां बहुत ज्यादा धूल होता है, आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं, ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आपकी आंखों में ना जाए। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। आईलिड्स का एक और काम होता है कि आईलिड्स ऑल्सो सक आउट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। आईलिड्स जो होती है ना, जब बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों में जा रही होती है ना, तो वो बंद हो जाती है, ताकि हमारी आंखों में जिस लाइट की जरूरत नहीं है वो लाइट हमारी आंखों में ना जाए। जैसे आप डायरेक्टली सन की तरफ जब देखोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो सूरज है ना, उनके पास बहुत सारा लाइट है,
अब वो लाइट जब हमारी आंखों में जाता है तो हमारी आंखों को इतनी लाइट्स की जरूरत तो होती नहीं है, तो हमारी जो आईलिड्स होती हैं, जो पलकें होती हैं, वो ऑटोमेटिकली शट आउट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। गॉट इट? आई सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट। ये जो आंखें हैं हमारी ना, ये बहुत ही प्यारी सी चीज है। भगवान ने हमें आंखें देकर ना बहुत अच्छा काम किया है। देखो होता क्या है कि अगर हमारी आंखें ठीक ठाक हैं, नॉर्मल है ना, तो ये दूर की चीजों को भी देख सकता है और पास की चीजों को भी आसानी से हम देख सकते हैं। अब आपके सामने बुक रखी गई है तो आप उसे भी बहुत आसानी से देख सकते हो, और कहीं दूर से कोई आ रहा है तो आप उसे भी बहुत क्लियरली देख पाते हो। तो ये सब होता क्यों है? ये सब हमारी वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट जिसे आईज कहते हैं, इसकी वजह से होता है। हम अपनी आंखों की वजह से ही, चाहे दूर की चीज हो चाहे पास की चीज हो, इसे देख पाते हैं। अब देखो, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली वैरीज विथ एज। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि कम से कम हमारी आंखों से कोई भी चीज कितनी दूर होनी चाहिए ताकि हम उसे क्लियरली देख पाए, तो मैं कहूंगा कि ये चीजें ना एज के साथ बदलती रहती हैं। अगर आप बच्चे हो हो सकता है आप 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर की चीजों को बहुत आसानी से देख लो, लेकिन वहीं पर आप बूढ़े हो गए हो तो आपकी आंखों से अगर कोई 30-40 सेंटीमीटर भी दूर कोई चीज रखी है ना, तो हो सकता है आप उसे क्लियरली ना देख पाओ। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस होता है कि हमारी आंखों से कोई चीज को कितनी दूरी पर रखा जाए कि हम इसे क्लियरली देख सकें, ये हमारी एज पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि हम बचपन में अच्छे से देख पाते हो, लेकिन जैसे ही हम बूढ़े हो गए हैं तो हम पास की चीजों को भी क्लियरली ना देख पाते हो। लेकिन द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विथ अ नॉर्मल आई इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। लेकिन साइंस ने खोजबीन करके ये निकाला है कि हमारी जो आंखें होती है, हमारी आंखों से अगर कोई भी चीज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है, ठीक है, कोई बुक है जो हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तभी हम इसे क्लियरली देख पाएंगे। अब अगर यही बुक और ज्यादा पास आ जाए तो हमें अपनी आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। आप भी इसे टेस्ट कर सकते हो। क्या करो ना, जिस बुक से तुम पढ़ रहे हो उस बुक को अपनी आंखों के एकदम पास ले आओ। क्या तुम्हें कुछ दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि सबसे कंफर्टेबल डिस्टेंस क्या होता है? 25 सेंटीमीटर का। अगर हमारी आंखों से कोई चीज 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तभी हम अपनी आंखों से उस चीज को क्लियरली देख पाते हैं। गॉट इट? सम पर्सन्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सो क्लियरली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पास की चीज तो बहुत अच्छे से दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज, डिस्टेंट की चीज क्लियरली दिखाई नहीं देती। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी पर्सन्स होते हैं जिन्हें पास की चीज नहीं दिखाई देती भैया, लेकिन दूर की चीज साफ साफ दिखाई देती है। अब भाई, अगर हमें पास की चीज दिखाई ना दे तब भी प्रॉब्लम है, अगर हमें दूर की चीज ना दिखाई दे तब भी प्रॉब्लम है। ये दोनों क्या है? ये दोनों इंसान के आंखों में होने वाली बीमारियां हैं। अगर किसी इंसान को कोई पास की रखी हुई चीज नहीं दिखाई दे रही है तो वो भी एक बीमारी है, और अगर किसी इंसान को कोई चीज दूर है, वो नहीं दिखाई दे रही है, तो वो भी हमारे आंखों में क्या हो गई है? खराबी आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब इस प्रॉब्लम को हम सुटेबल करेक्टिव लेंस का यूज करके सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पास का, नियर, अगर आपको पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो आपको कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, और अगर आपको डिस्टेंट, अगर आपको दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं तो आपको कनकेव लेंस, कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? वो हमारी जो आंखें हैं ना, वो दूर की चीजों को भी देख पाएंगी और पास की चीजों को भी देख पाएंगी। और ये जो कनकेव लेंस होता है, ये हमें पास की चीजों को देखने में मदद तो करता ही है, लेकिन दूर की चीजों को भी हम अच्छे से देख सकते हैं। तो हम, अगर हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती तो हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, अगर हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती तो हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो समझ में आया? समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकम्स फॉगी। क्या होता है ना, खास तौर पे जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द लेंस
बिकमिंग क्लाउडी। आपने पढ़ा था कि जब मैं आइस के पार्ट्स के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आंखों में हमारी क्या होती है, लेंस होती है। ये देखो यहां पर आंखों के पीछे ये क्या है, लेंस है। अब जब यही लेंस हमारा धुंधला हो जाता है, आपको पता है कोई भी चीज हो अगर बहुत ज्यादा समय तक उसे यूज किया जाए तो वो चीज खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी आंखों की लेंस होती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जो लेंस है ये धुंधला धुंधला हो जाता है। इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट्स बिकम फॉगी। खास तौर पर जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो जो हमारी आंखें होती है ना वो धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी आंखों की लेंस होती है ना वो क्लाउडी हो जाती है, मतलब उस पर आप ऐसे कह सकते हो कि धुआं धुआं सा हो जाता है। आप बगल में देखो, आप देख पा रहे हो ये बंदे की जो आंखें हैं, एक देखो नॉर्मल आई में तो प्यूपिल जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो क्लियरली दिख रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला आंखें हैं आप देख रहे हो कितना भयानक लग रहा है। इसमें क्या हुआ है, इसमें इस बंदे की आंखों की जो लेंस है ना वो धुंधला हो गया है, वो क्लाउडी हो गया है। और जब ऐसा होता है हम कहते हैं कि इंसान को कैटारेक्ट हो गया है। कैटारेक्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं हम इसे, मोतियाबिंद। ठीक है, आप अपने पापा से, चाचा से, दादा से कुछ भी पूछोगे ना तो आपको बताएंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद में हमारी आईज की जो लेंस होती है वो क्लाउडी हो जाती है, फॉगी हो जाती है। इस चीज को हम इंग्लिश में कैटारेक्ट कहते हैं। अब अगर किसी इंसान को मोतियाबिंद हो गया है ना तो हो सकता है कि ये जो आंखों की उसकी स्थिति हुई है, जो उसका लेंस धुंधला धुंधला हो गया है, इसकी वजह से हो सकता है वो परमानेंटली कभी भी देख ना पाए। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, लेकिन हाँ ऐसा भी है कि हम इस बीमारी को सही कर सकते हैं। आज की हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आज हमारी जो मेडिकल के क्षेत्र में जो हमारा देश इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है ना, इसकी वजह से हम सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लायक हो चुके हैं, कैपेबल हो चुके हैं। तो अगर किसी इंसान को मोतियाबिंद होता है ना तो वो क्या करता है, जिस इंसान को मोतियाबिंद हुआ है, ठीक है, उस लेंस को निकालकर, ये जो ओपेक लेंस होता है, ये जो धुंधला वाला लेंस होता है, जिस इंसान को मोतियाबिंद हुआ है उसका जो लेंस होता है वो धुंधला हो जाता है। करते क्या है डॉक्टर लोग, इस धुंधले लेंस को निकालकर, इस ओपेक लेंस को निकालकर एक नया आर्टिफिशियल लेंस हमारी आंखों में डाल देते हैं, जिससे हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। आपने अगर कभी गांव गए हो ना तो लोग काला वाला चश्मा लगाकर रखते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने अभी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन में क्या होता है, ये जो धुंधला वाला लेंस होता है उसको निकालकर एक नया आर्टिफिशियल लेंस हम अपनी आंखों के अंदर डाल देते हैं। और इस चीज को करना हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है और बहुत ज्यादा सुरक्षित भी है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल समझ में आ गई होंगी मेरी जान। अब हम चलते हैं केयर ऑफ आईज। हम अपनी आंखों का देखभाल कैसे कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी आंखों का प्रॉपरली ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखोगे, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम you should go to an eye specialist, have a regular checkup। अगर आपको आपकी आंखों में कोई भी दिक्कत होती है ना तो कोई भी आंखों के डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई भी आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ और अपनी आंखों को दिखाओ, चेकअप कराओ, और अगर कोई दिक्कत है तो उसका इलाज कराओ। अब हम अपनी आंखों का केयर कैसे कर सकते हैं, हम अपनी आंखों को अपनी आंखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको यह सलाह दिया जाए कि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, आपको चश्मा लगाना चाहिए, तो सच में तुम्हें सुटेबल स्पेक्टेकल्स को यूज करना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी हमारी आंखों से पानी गिरने लगता है, हमें कोई चीज साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहता है वो देखो अभी तुम पावर का चश्मा लगाओ। एक किसी किसी का 1 डायोप्टर पावर होता है, किसी किसी का 2 डायोप्टर पावर होता है, तो पावर का चश्मा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डॉक्टर ने कहा है, अगर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो आप चश्मे को जरूर लगाओ। ठीक है, चश्मा क्या करता है, आपकी आंखों को जो भी नुकसान हुआ है वो वापस से उसे रिप्लेनिश कर देता है, वापस से उसे दोबारा जैसा था हमारी आंखें वैसे ही कर देता है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि टू लिटिल और टू मच ऑफ लाइट इज बैड फॉर आवर आईज। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर बहुत ज्यादा लाइट है तो वो भी हमारे आंखों के लिए खराब है। और अगर आप कहीं ऐसी जगह पर पढ़ाई कर रहे हो या आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हो जहां पर लाइट बहुत कम है तो वो भी हमारी आंखों के लिए क्या है, नुकसानदायक है।
अगर कम लाइट आपकी आंखों में जाएगी तो आपकी जो आंखें है ना वो फाड़ फाड़ कर आप देखोगे। अगर कहीं पर भी लाइट कम रहेगी तो आप अपनी आंखों से ध्यान से देखोगे, जिससे आपकी आंखों में तनाव जाएगा और आपको हेडक भी हो सकता है, आपका सर दर्द भी कर सकता है। और अगर कहीं पर बहुत ज्यादा लाइट है, जैसे कि जो सन की लाइट होती है, जो सूरज देवता की लाइट होती है, वहां पर बहुत सारी लाइट होती है, तो होता क्या है कि अगर कहीं से बहुत ज्यादा लाइट आती है, जैसे अगर आप सन की तरफ देखते हो, अगर आप सूरज की तरफ देखते हो, तो होता क्या है, अ पावरफुल लैंप और अ लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। अगर हम सन से आने वाली लाइट, या अगर कोई लैंप है उससे बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, या अगर कोई लेजर लाइट है, हम मेले में जाते हैं तो क्या करते हैं, लेजर लाइट खरीदते हैं कि नहीं, जो वो रेड वाली लाइट होती है, लेजर लाइट जिसे हम कहते हैं, बचपन में आप सभी ने खेला होगा। ठीक है, तो अगर इन सारी चीजों से लाइट आपकी आंखों पर पड़ रही है तो हो सकता है कि ये आपकी रेटिना को नुकसान पहुंचा दे। रेटिना कहां होता है आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ आईज में कि हमारी रेटिना कहां होती है, रेटिना यहां कहीं होती है। रेटिना ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर कोई चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है, रेटिना पर ही बनता है। समझ में आया? और अगर रेटिना ही डैमेज हो जाएगा तो हमें कैसे दिखाई देगा मेरी जान, नहीं दिखाई देगा। चलो थर्ड पॉइंट क्या है, डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। अगर अपनी आप खुली आंखों से देख रहे हो तो डायरेक्ट आप सीधा सूरज देवता को, सन को ना देखो। क्यों? क्योंकि सन के पास बहुत ज्यादा लाइट है, ये आपकी रेटिना को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेवर रब योर आईज। अपनी आंखों को कभी भी होता है ना कि कभी कभी हमारी आंखों में खुजली होने लगती है, कभी कभी हमारी आंखें दर्द करने लगती है, तो हम अपनी आंखों को क्या कर लेते हैं, रब कर देते हैं, मसल देते हैं। अब होता क्या है इससे, जब अपनी आंखों को मसलते हो ना, तो जो आपकी आंखों की जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो हो सकता है फट जाए, या हो सकता है वो डैमेज हो जाए, जिससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज, वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर। अगर कुछ भी आपके अंदर धूल का कोई टुकड़ा, कोई डस्ट का पार्टिकल आपकी आंखों में चला गया है, तो साफ पानी से आप अपनी आंखों को धो सकते हो। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने साफ पानी से अपनी आंखों को धो लिया, फिर भी अगर कोई दिक्कत है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से कहो कि मेरे आंखों में कुछ चला गया है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर आपकी आंखों में जो भी दिक्कत होगा उसको सही कर देगा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वॉश योर आईज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। आपको एक बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि आपको अपनी आंखें ना बार बार धोनी चाहिए साफ पानी से। याद रहे, साफ पानी से अपनी आंखों को धोगे ना तो तुम्हारी आंखें वापस से रिफ्रेश हो जाएंगी। समझ में आया? जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स आपकी आंखों में गई हैं वो वापस क्लीन वाटर की वजह से वापस आ जाएंगी। समझ में आया? चलो अपना नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं, क्या है कि ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन। अब हमारी नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है, अगर कोई भी चीज हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तभी हम उस चीज को क्लियरली साफ साफ देख पाएंगे। और अगर आप किसी भी चीज को, कोई भी बुक है, अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो और अगर आपने उस बुक को बहुत ज्यादा अपनी आंखों के पास ले आया ना, या अपनी आंखों से उस बुक को तुम बहुत ज्यादा दूर ले जाओगे, तो तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं देगा और आपकी आंखों को भी क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत हो सकती है। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 7। अब देखो बैलेंस डाइट तो सबको पता है, हम क्लास 6, 7, 8 सभी में पढ़ते हैं कि भाई बैलेंस डाइट होता क्या है। अगर हमारे खाने में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी है जो हमारे आंखों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि क्या होता है कि जैसे अगर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें विटामिन ए नहीं है, या अगर कोई भी ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें हरी सब्जियां नहीं है, जिसमें विटामिन ए की कमी है, तो इस वजह से हमारी आंखों को दिक्कत हो सकती है। मोस्ट कॉमन एमंग्स देम इज नाइट ब्लाइंडनेस। अगर हम बहुत ज्यादा दिनों तक अपने खाने में विटामिन ए नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि हमें रातों को दिखना बंद हो जाए, जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपके खाने में विटामिन ए नहीं है तो सबसे पहली बीमारी आपको कौन सी होगी, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको रातों को दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स व्हिच हैव विटामिन ए। इसलिए आप जब कभी भी खाना खाओ तो मेक श्योर कि आपके खाने में हरी सब्जियां, गाजर, ये सारी चीजें हो जिससे हमें विटामिन ए मिलती हैं।
अब देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज से विटामिन ए मिलती है। देखो, रॉ कैरेट हो गया, मतलब कोई भी कच्चा गाजर हो गया, ब्रोकली, ब्रोकली पता है, हरी गोभी को हम ब्रोकली कहते हैं। कोई भी चीज हरा भरा है, जैसे हमारा गाजर हो गया, ब्रोकली हो गई, कोई हरी सब्जी हो गई जैसे कि पालक हो गया, या कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल पता है क्या होता है? ऐसे ही डब्बे में फ्लिपकार्ट या अमेजॉन में आपको एक बोतल में कॉड लिवर ऑयल मिल जाएगा। ये सारी चीजों में विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये तो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना चाहिए। अपने खाने के साथ मेक श्योर कि आप गाजर खाओ या हरी भरी गोभी खाओ, या अगर गाजर और गोभी नहीं खा पा रहे हो तो आप पालक खाओ। तो इन सारी चीजों से हमें विटामिन ए मिलता है। अगर कोई अंडा हो गया और दूध हो गया, दही हो गया, पनीर, बटर, या कोई फल है जैसे कि पपाया, पपीता हो गया और आम हो गया, इन सभी फलों में, इन सभी चीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और अगर हम अपनी डाइट में विटामिन ए को रखते हैं तो ये हमारी आंखों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। गॉट इट? समझ में आया? ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 16.9। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो विजुअली चैलेंज्ड लोग होते हैं, जिन्हें थोड़ा कम दिखाई देता है, या जो अंधे होते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि अंधे लोग भी पढ़ लिख सकते हैं? यस, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ना इसे भी पॉसिबल बना दिया है। देखो, पढ़ते हैं इसे डिटेल में कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, या बच्चे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा कम दिखाई देता है। दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। ऐसे बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें उनकी आंखों से थोड़ा कम दिखाई देता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आंखों की रोशनी किसी बीमारी की वजह से चली गई हो सकता है कि जब वो पैदा हुए हो तब उनकी आंखें सही हो, लेकिन जैसे ही वो 15 साल 20 साल के हो तो उनको कोई बीमारी हो गई हो और उस बीमारी की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब ऐसे लोग कैसे पढ़ते लिखते हैं? ऐसे लोग आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस। अब ऐसे लोग किसी चीज को छू कर या किसी चीज की आवाज सुनकर ही उस चीज को पहचान पाते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली। अब भगवान ने ऐसे लोगों को आंखें तो दिया ही नहीं है, क्योंकि आंखें अगर होती तब तो वो आसानी से पढ़ लिख लेते। लेकिन अगर उनके पास आंखें नहीं है तो जो अदर सेंस ऑर्गन्स है, जैसे हमारे पास ईयर्स हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, इन चीजों से वो दूसरी अलग अलग चीजों को आसानी से पहचान पाते हैं, आसानी से पढ़ लिख पाते हैं। हाउएवर, एडिशनल रिसोर्सेज कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज फर्दर। लेकिन अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्हें और कोई मदद दे सकती है तो ऐसे लोग जो जन्म से ही अंधे हैं या जिन्हें थोड़ा कम दिखाई देता है, ऐसे लोग भी पढ़ सकते हैं अगर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उन्हें थोड़ी सी हेल्प कर दे, थोड़ी सी मदद कर दे। यस, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ना ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम निकाला है, और उस सिस्टम का नाम क्या है? ब्रेली सिस्टम। अब ये ब्रेली सिस्टम क्या होता है? आप ऐसे कह सकते हो कि जो मिस्टर ब्रेली थे ना, इन्होंने ये तो खुद भी अंधे थे, देख रहे हो इनकी आंखों में, ये देख रहे हो, ये खुद भी अंधे थे, और इन्होंने अंधे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए एक नया तरीका निकाला है जिसको हम ब्रेली सिस्टम कहते हैं। अब ब्रेली सिस्टम है क्या? द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज ब्रेली। वो बच्चा या वो लोग जिन्हें थोड़ा सा नहीं दिखाई देता या जिन्हें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, वो इस ब्रेली सिस्टम का यूज करके पढ़ लिख सकते हैं। कैसे ब्रेली सिस्टम को यूज करते हैं, क्या है ये ब्रेली सिस्टम, पढ़ेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि लुईस ब्रेली थे कौन, जिनके नाम पर ये पूरा सिस्टम बनाया गया है, ये थे कौन? तो लुईस ब्रेली हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। ये जो मिस्टर लुईस ब्रेली थे ना, ये खुद भी अंधे थे, इन्हें दिखाई नहीं देता था, और इसलिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया, इसलिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला जिससे सभी अंधे लोग या जिसे थोड़ा कम दिखाई देता है, ऐसे लोग पढ़ लिख सकते हैं। और ये ब्रेली सिस्टम कब आया था? 1821 में, साल 1821 की बात है। इस लुईस ब्रेली ने एक ऐसा सिस्टम निकाला जिसकी मदद से सभी अंधे लोग पढ़ लिख सकते हैं। अब चलो इस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932। अब देखो, जो ब्रेली सिस्टम था ना, वो 1821 में ही आ गया था, लेकिन अभी जो 1821 में आया था उन चीजों में कुछ सुधार करके जो आज जिस तरीके से अंधे लोगों को पढ़ाया जाता है, वो तरीका 1932 में
आइडेंटिफाई किया गया, वो उस तरीके को ना मार्केट में 1932, ये जो ईयर है 1932, इसी साल में ब्रेली सिस्टम को इंप्रूव करके अंधे लोगों को पढ़ने लिखने के लिए ये नया सिस्टम लाया गया है। देयर इज अ ब्रेली कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस। अब जब हम हिंदी बोलते हैं, जो हम इंग्लिश बोलते हैं, तब तो हम लेटर्स को पहचान के बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, एबीसीडी पढ़ा होगा, तभी तो आप आज इंग्लिश पढ़ पाते हो ना। बिल्कुल ऐसे ही ब्रेली सिस्टम में क्या है, ब्रेली ने एक अपना कोड दिया है, उस कोड के माध्यम से अलग अलग लैंग्वेजेस को हम पढ़ सकते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो अगर कोई भी साइंटिफिक नोटेशन हो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब पता है, साइंस में यूज होने वाली जितनी भी चीजें हैं ना, वो सभी चीजें ब्रेली ने अपने सिस्टम में रखा था। कई सारे भारतीय भाषा भी हैं, कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, जिसे आप ब्रेली सिस्टम की मदद से पढ़ सकते हो। तो ये ब्रेली सिस्टम कितना मददगार है, ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। पहले आप पढ़ लेते हैं कि ये ब्रेली सिस्टम है क्या। ब्रेली सिस्टम के पास 63 डॉट पैटर्न्स हैं। डॉट पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, डॉट पैटर्न ये देख रहे हो, ये वाला जो पैटर्न होता है इसको हम डॉट पैटर्न कहते हैं, ठीक है। ब्रेली सिस्टम के अंदर 63 डॉट पैटर्न्स थे, और ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो डॉट पैटर्न आपको दिख रहा है ना, इस हर पैटर्न का एक वर्ड या एक लेटर डिसाइड है। जैसे इस पैटर्न का सी है, इस पैटर्न को ए कहते हैं, इस पैटर्न को टी कहते हैं, इस तीनों पैटर्न को मिला के हम कैट कहते हैं। तो अब क्या हो गया है कि डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। होता क्या है कि ये जो डॉट पैटर्न है ना, इसमें दो कॉलम्स हैं, एक और दो। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। इन दोनों कॉलम्स में मिलाकर लगभग 6 डॉट पैटर्न्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये डॉट पैटर्न्स ना अलग अलग लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, ये वाला जो डॉट पैटर्न है, ये एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम ए कहते हैं। ये वाला टी को रिप्रेजेंट करता है। पैटर्न्स ऑफ डॉट्स to represent some English letters are some common words are shown below। अब देखो यहां पर ये एज अ एग्जांपल आपको दे दिया गया है कि ब्रेली सिस्टम में कैसी कैसी चीजें होती हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रेली सिस्टम है, ये आप कहां से पा सकते हो। ब्रेली सिस्टम आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, ठीक है। कुछ 1200 या 1300 रुपए का आपको पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी लोग आपके अगल बगल हैं और वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, तो आप उन्हें ब्रेली सिस्टम सजेस्ट कर सकते हो। अगर उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो वो ब्रेली की पूरी सीट खरीद सकते हैं। उस सीट में ऐसे कई सारे वर्ड्स छपे हुए हैं, ऐसे कई सारे वर्ड्स बनाए गए हैं, जिससे जो अंधे लोग हैं ना, देखो होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स उन्हें बचपन से ही, अंधे लोगों को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि ऐसी चीजों को जब तुम टच करो, होता क्या है कि ये जो डॉट्स है ना, ये थोड़ा थोड़ा उभरा रहता है, हमारी पेजेस के थोड़ा सा ऊपर उभरा रहता है। तो जिससे अगर कोई अंधा व्यक्ति इसे छूता है ना, तो वो आसानी से पहचान लेगा कि अरे ये तो सी है। और अगर कोई भी अंधा व्यक्ति इसे टच करता है, तो वो आसानी से पहचान लेगा कि अरे ये तो ए है। अगर कोई इसे टच करता है, तो वो आसानी से पहचान लेगा कि अरे ये तो टी है, ठीक है। तो ब्रेली सिस्टम इस चीज पर काम करता था। ब्रेली ने अपना अलग ये जो डॉट पैटर्न है इसको निकाला था, जो कि अंधे लोग हैं जब इसे छूते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये सी है, ये ए है और ये टी है। समझ में आया। देखो, कॉमा के लिए इन्होंने ये सिस्टम निकाला था, जो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में एंड का यूज करते हैं ना, जैसे राम एंड श्याम, तो एंड को दिखाने के लिए ये वाला डॉट पैटर्न है। ऐसे बहुत सारे डॉट पैटर्न। कितने डॉट पैटर्न? ऐसे 63 डॉट पैटर्न्स ब्रेली सिस्टम में है, जो ब्रेली ने डिस्क्राइब करा है, जो कि ब्लाइंड लोगों को, अंधे लोगों को पढ़ने लिखने में मदद करती है। तो ये है हमारा ब्रेली सिस्टम। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो यहां पर ये लास्ट में यही बताया गया है कि ब्रेली सिस्टम में होता क्या है कि जो भी डॉट्स हैं वो थोड़ा सा रेज्ड होते हैं, थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं, थोड़ा सा पेज से ऊपर होते हैं, जिससे अगर कोई भी अंधा व्यक्ति उस चीज को छूता है तो वो आसानी से पहचान लेगा, अच्छा ये तो डॉट है, ये लाइन है, मतलब ये सब मिलाकर सी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ब्रेली सिस्टम काम करता था। अब देखो यहां पर और भी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं कि जो विजुअली चैलेंज लोग होते हैं, लर्न द ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग
विथ लेटर्स। और अगर कोई अंधा व्यक्ति अगर वो पढ़ना लिखना स्टार्ट करता है ब्रेली सिस्टम के माध्यम से, तो सबसे पहले उसे क्या पढ़ाया जाता है, उसे ये पढ़ाया जाता है कि तुम लेटर्स को कैसे पहचान सकते हो। उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स का मतलब कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, इस चीज को आप कैसे पहचानोगे, उसका भी एक अलग अलग डॉट पैटर्न बनाया था ब्रेली ने। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा एंड को कैसे पहचानोगे, कॉमा को कैसे पहचानोगे, तो ब्रेली ने पूरा बनाया हुआ है। सबसे पहले ब्रेली ने बनाया था कि कैसे हम लेटर्स को पहचान सकते हैं, उसके बाद जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे कॉमा हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, इसको कैसे पहचान सकते हैं। तो पूरी चीजें ब्रेली सीट में दी गई हैं, और अगर कोई भी अंधा व्यक्ति इस ब्रेली सीट को टच करता है तो वो पहचान जाएगा, उसे सिखाया जाएगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्निशन बाय टचिंग। मैंने बताया आपको कि जो पूरा ब्रेली सिस्टम होता है वो किस चीज पर डिपेंड है, अगर कोई भी अंधा व्यक्ति उस डॉट पैटर्न को टच करता है तभी उसे पता चलेगा, तभी उसे सिखाया जाएगा कि ये तो ए है, ये सी है, ये डी है। गॉट इट। चलो आगे पढ़ते हैं कि ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड। एक अंधे व्यक्ति को सभी डॉट पैटर्न्स, 63 के 63 डॉट पैटर्न्स याद करने होते हैं। ब्रेली टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। और अगर कोई भी अंधा व्यक्ति अगर वो लिखना चाहता है तो वो हो सकता है मशीन की मदद से लिख पाए, या अगर बहुत ज्यादा उसे ट्रेनिंग मिली गई है, अगर बहुत ज्यादा उसने पढ़ लिख लिया है, तो वो अपने हाथ से भी ब्रेली सिस्टम को लिख सकता है। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन्स हैव नाउ बीन डेवलप्ड। अब अंधे लोगों के लिए ना टाइपराइटर, जैसे हम लोग अपनी पेन से लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अंधे व्यक्तियों के लिए एक टाइपराइटर निकाला गया है, एक टाइपराइटर इन्वेंट किया गया है। इस टाइपराइटर में क्या होता है, अक्षर जो होते हैं ना वो उभरे हुए होते हैं, इसलिए अंधे लोग आसानी से टाइप कर पाते हैं या लिख पाते हैं। तो ये था हमारा पूरा ब्रेली सिस्टम। अब यहां पर आपको एक केस स्टडी दी गई है, ये केस स्टडी है हेलन केलर की। अब अगर आपको ये पता नहीं है कि हेलन केलर है कौन, तो मेरे भाई तुम मॉडर्न वर्ल्ड में नहीं रहते हो। हेलन केलर जन्म से अंधी थी, उसके बाद भी उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई करी और पता नहीं क्या क्या करा। मतलब एक अंधा व्यक्ति जो नहीं कर सकता, एक नॉर्मल इंसान जो नहीं कर सकता, वो इस हेलन केलर ने कर दिखाया है। हम क्लास 10th में हेलन केलर की एक अलग से नॉवेल पढ़ते हैं। ठीक है, आप जब क्लास 10th में जाओगे तो आप नॉवेल पढ़ोगे, तो ये है इनकी केस स्टडी, आप पढ़ सकते हो और हेलन केलर के बारे में जान सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस टॉपिक। आज का जो भी हमारा पार्ट 4 था ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। पूरा चैप्टर